हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले वाले वीडियो में हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो टॉपिक था कंप्लीट हमने वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 17 क्लास 11 NCERT ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी आर्गन, ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, रेगुलेशन। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? रेस्पिरेटरी आर्गन। यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी आर्गन स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी आर्गन में पढ़ने से पहले यहाँ पर हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जैसे पिछले वाले चैप्टर से हम रिलेट करते हैं। देखिए, कोई भी बायो एक दूसरे चैप्टर से एक दूसरे रिलेट होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में जो सिंपल मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब का एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो चुका था। अब वही ब्लड से इनको हम टिश्यू पास पहुँचाएंगे। जब टिश्यू पास पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझिए। जब ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड टिश्यू पास पहुँच जाएंगे, टिश्यू के पास जब पहुँच जाएंगे और टिश्यू के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन को यूज करके, ये ऑक्सीजन का यूज करके इनका सिंपल मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इनका ब्रेकडाउन होगा। जब ये ब्रेकडाउन होंगे, इससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा और यही एनर्जी वेरियस एक्टिविटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और जब स्वाभाविक बात है, कोई सेल है, अगर उस जैसे मान लीजिए सेल है, हम ये स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सेल है, ये सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पड़े हैं। इस सेल में मेटाबॉलिज्म होगा और यहाँ पर जब ये सेल ऑक्सीजन के संपर्क में जब आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये सेल है और सेल के जैसे ऑक्सीजन संपर्क में आएगा तो यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएंगे, प्लस वाटर में टूट जाएंगे, प्लस एनर्जी बनेगा। देखिए, वाटर और एनर्जी यूज तो हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे हम अपने बॉडी से हमें रिमूव करना है। अब यही देखिए, जो हार्मफुल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हमें रिलीज करना है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के दौरान। क्योंकि जो हमने अभी रिएक्शन बताया था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो बनेगा, इस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको हमें एलिमिनेट करना होगा सेल से। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? हार्मफुल कंपाउंड है, इससे हमें क्या करते हैं? सेल से हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस सेल और रिलीज आउट। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस होंगे उसको हम सेल से रिलीज करवा देंगे, बाहर निकाल देंगे। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग किसे कहते हैं? या ब्रीथिंग का दूसरा नाम हम रेस्पिरेशन जानते हैं। तो ब्रीथिंग किसे कहते हैं? ब्रीथिंग उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में आए, और जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस है उसको हम एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर क्या होगा? गैसेज का एक्सचेंज होगा। गैस में दो ही गैस आते हैं, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर जाएगा और एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन होगा वो लंग्स में आएगा। यहाँ पर एक्सचेंज होगा, अदला बदला होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी आर्गन। रेस्पिरेटरी आर्गन की ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होगा वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। दो चीज़ पे डिपेंड करता है मेनली। एक तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। एनिमल टिश्यू में आप पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल का होता है। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट हुआ, लोअर इनवर्टिब्रेट में जैसे स्पंज हुआ, सिलेंट्रेट हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ।
इनका जो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई एनर्जी का खर्च नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है ओवर द इंटायर बॉडी सरफेस। बॉडी के सरफेस में सिंपल डिफ्यूजन होगा और सिंपल डिफ्यूजन द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे अर्थवार्म हुआ, अर्थवार्म में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है मॉइस्ट क्यूटिकल थ्रो होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल थ्रो। और इंसेक्ट की बात करें यदि हम, इंसेक्ट में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब या ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? ट्रैकियल ट्यूब पाया जाता है। इसके थ्रू एटमॉस्फेरिक जो एयर होगा वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद लंग्स, यहाँ पर हम पढ़ते हैं गिल। गिल को दूसरा नाम हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल का दूसरा नाम एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। गिल्स जो होती है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में पाए जाते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में गिल्स पाया जाता है। और जबकि लंग्स को एक दूसरा नाम वेस्कुलाइज्ड बैग कहते हैं। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। गिल्स के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं और लंग्स द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा वो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन या लंग्स द्वारा जो रेस्पिरेशन होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल में होते हैं। टेरेस्ट्रियल में जो एनिमल होते हैं वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जो लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल में पाया जाता है और इनमें लंग्स द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। कुछ ऐसे बॉडी ब्रेड होते हैं जिसमें फिश में जो रेस्पिरेशन गिल के थ्रू होता है, और जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। और ख़ास बात ये होता है एम्फीबिया में स्पेशली यदि हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होगा मॉइस्ट स्किन थ्रू होता है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जो मॉइस्ट स्किन द्वारा रेस्पिरेशन होता है ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग्स में दो चीज़ से द्वारा रेस्पिरेशन होता है, एक तो लंग्स द्वारा भी होता है और दूसरा मॉइस्ट स्किन द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। एक पेयर जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा ये अपर लिप के ऊपर पाया जाता है। जैसे हमारा जो दोनों ये जो होल दिखाई दे रहे हैं नाक में, इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। जो दोनों छेद दिख रहे हैं अपर लिप के ऊपर उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये एक पेयर पाए जाते हैं। और जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होता है ये ओपन होता है, नेजल पैसेज में ओपन होता है। और ये नेजल पैसेज नेजल चैम्बर में ओपन होता है। और जब ये नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फायरिंग्स में ओपन होगा। और फायरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होगा फूड और फायरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होगा फूड और एयर के लिए होता है। अब यही फायरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स रीजन ऑफ ट्रैकिया। लैरिंग्स में ओपन होगा, फिर इसके बाद ट्रैकिया में ओपन होगा, क्योंकि जो लैरिंग्स होगा वो ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट ही होता है। फायरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया, क्योंकि जो ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट को हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स हम कहते हैं, जिसे जो हम बोलते हैं वो लैरिंग्स द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हम बोलते हैं लैरिंग्स द्वारा ही होता है, इसी द्वारा हम बोल पाते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, इसलिए लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स बना होता है 7 कार्टिलेजिनस से बना होता है। जब हम निगलते हैं भोजन, जिससे ग्लाटिस है, ये ट्रैकिया है और इसके ऊपर क्या होता है? एक इपीग्लाटिस पाए जाते हैं। जो हम दिखा रहे हैं इसे हम कहते हैं इपीग्लाटिस कहते हैं। अब जिसे हम जब हम भोजन निगलते हैं, निगलने के दौरान जो इपीग्लाटिस होगा, इपीग्लाटिस
एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ग्लाटिस को कवर करता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर भोजन जाने से रोकता है एपिग्लाटिस। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। ट्रैकिया जिसे क्या होता है, जिसे ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। और स्ट्रेट ट्यूब क्या होता है, फिफ्थ ऐसे थोरैकिक पे ऐसे डिवाइड हो जाता है। यही लिखा है थ्योरी में। ये सब क्या रीजन होता है, ट्रैकिया रीजन होता है। यहाँ पर लिखा है कि ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है और स्टैंड ऑफ द मिड थोरैकिक कैविटी, मिड थोरैकिक कैविटी में स्टैंड कर जाता है। और जब मिड थोरैकिक कैविटी तक स्टैंड कर जाता है, डिवाइड इनटू द फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, T5 में डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा, और राइट और लेफ्ट ब्रांकाई में चेंज हो जाता है। ये प्राइमरी ब्रांकाई है और ये सेकेंडरी ब्रांकाई है। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांकाई, क्योंकि जो राइट साइड होगा वो राइट ब्रांकाई में ओपन होगा और जो लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट ब्रांकाई में ओपन होगा। और ईच ब्रांकाई, जो ईच ब्रांकाई होता है, जैसे प्राइमरी ब्रांकाई में प्रत्येक जो प्राइमरी ब्रांकाई, जो ईच प्राइमरी ब्रांकाई, इनका रिपीट डिवीजन होगा। सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांकाई में ओपन होते हैं। सेकेंडरी टर्सरी में ओपन होगा और टर्सरी ओपन इनटू द ब्रांक्यूलो में ओपन होगा। और ब्रांक्यूल एंड अप ऑफ वेरी थिन टर्मिनल ब्रांक्यूलो। अब हम देखते हैं, अब यही टर्मिनल जो ब्रांक्यूल होगा वो टर्मिनल ब्रांक्यूल में ओपन होगा। और टर्मिनल ब्रांक्यूल जो होता है वो बहुत पतला होता है, वेरी थिन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रैकिया में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग होता है ऐसे सी शेप होता है, कंप्लीट रिंग नहीं होता है, ये हाफ रिंग होता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग का शेप जो होता है सी शेप होता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग होता है कहाँ कहाँ तक पाए जाते हैं, ट्रैकिया से स्टार्ट होगा, फिर प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्सरी ब्रांकाई और इनिशियल ब्रांकियल तक पाया जाता है। जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस जो रिंग होगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया से स्टार्ट होगा और इनिशियल ब्रांकियल में समाप्त होगा। और प्रत्येक टर्मिनल ब्रांकियल वेरी थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं, उसमें जाके वो ओपन हो जाता है। टर्मिनल ब्रांकियल से किस चीज़ का फार्मेशन होता है, एल्विलाई का फार्मेशन होता है। एल्विलाई जो होता है वेरी थिन होता है, इरेगुलर वाल होता है और वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो टर्मिनल ब्रांकियल एल्विलाई में ओपन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर लंग्स किसे कहते हैं, लंग्स हम उसे कहते हैं ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकाई। ब्रांकाई में क्या होगा, प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई और टर्सरी ब्रांकाई। यहाँ पर लिखा है लंग्स किसे कहते हैं। लंग्स जो होती है ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांकाई, प्राइमरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, टर्सरी ब्रांकाई और ब्रांकियोल और एल्विलाई, इन सब की मिला के हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। क्लियर। अब लंग्स जो होती है हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, और जो दोनों लंग्स होते हैं, जो दोनों लंग्स होते हैं वो डबल लेयर प्लूरा द्वारा कवर होते हैं। और लेयर के बीच में प्लूरा फ्लूइड पाया जाता है। और प्लूरा फ्लूइड का काम ये होता है रिड्यूस द फ्रैक्शन ऑफ द लंग सरफेस, लंग के सरफेस को घर्षण से बचाते हैं। जो आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन होगा, आउटर जो प्लूरा होगा वो थोरैकिक चैम्बर के संपर्क में होगा, थोरैकिक चैम्बर के संपर्क में होगा। अब जबकि इनर जो प्लूरा मेम्ब्रेन होगा, और इनर प्लूरा मेम्ब्रेन और लंग के सरफेस के संपर्क में होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट होगा, और दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेटरी अथवा एक्सचेंज पार्ट होगा।
कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? कंडक्टिंग पार्ट जो होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और टर्मिनल ब्रांकियोल तक समाप्त होगा, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा और जाके ख़त्म कहाँ होगा? टर्मिनल ब्रांकियोल में ख़त्म होगा, तो उसे कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। जबकि जो एक्सचेंज पार्ट होगा वो एल्वेलाई से स्टार्ट होगा। एल्वेलाई और उसके डक्ट, दो चीज़ मिलकर, एल्वेलाई और एल्वेलाई की डक्ट मिलकर क्या होता है? रेस्पिरेटरी अथवा एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। अब जो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट के 4 काम होते हैं। फर्स्ट काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वेलाई। जो एटमॉस्फेयर का जो हवा होता है वो हमारे लंग्स में आता है या एल्वेलाई में आता है। और दूसरा काम ये होता है क्लियर फ्रॉम फोरेन पार्टिकल। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हो या कोई बैक्टीरिया हो, कंडक्टिंग पार्ट क्या होगा? उन सबको पूरा क्लियर पार्टिकल करके लेगा, तो वहाँ पर कोई बैक्टीरिया और कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, पूरा साफ़ सुथरा पार्टिकल आएंगे हमारे लंग्स के अंदर। और क्या काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का? ह्यूमिडिफाइड, नमी प्राप्त करता है। एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। यदि जिस तरह हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर के अनुसार हमारे कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है। जितना बॉडी का हमारे टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर मान लीजिए अगर 40 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जितना बॉडी का हमारा टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर के अनुसार एयर हमारे बॉडी में इंटर करेगा। कंडक्टिंग पार्ट काम यही होता है। और एक्सचेंज पार्ट का क्या काम होता है? एक्सचेंज पार्ट का काम ये होता है यहीं पर एक्चुअल गैसेस का डिफ्यूजन होगा बिटवीन द ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में होता है। स्पेशली यहीं पर एक्चुअल अगर पूछा जाए एक्चुअल डिफ्यूजन गैसेस का कहाँ पर होता है? एक्सचेंज पार्ट में होगा, बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच में। लंग्स जो होता है हमारे सिचुएटेड होगा थोरैकिक चैम्बर। और थोरैकिक चैम्बर किसे कहते हैं? जिसे हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये क्या होगा? जिससे नेक हो गया, ये पूरा हमारा क्या होगा? इतना पूरा जो पार्ट होगा, इतना जो पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। इतने पार्ट को हम ट्रंक कहते हैं। इसके डिवाइड होता है, ट्रंक डिवाइड होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। इसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम दो रीजन को सेपरेट करता है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? थोरैकिक रीजन कहते हैं। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? थोरैकिक रीजन कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। और थोरैकिक चैम्बर में ही लंग सिचुएटेड होगा। जिससे हमारा क्या होगा? नेक रीजन होता है। यहाँ से क्या होता है? ट्रैकिया पास होगा और ट्रैकिया इससे डिवाइड होगा राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई में। और ये क्या होता है? इसे हम, और यहाँ पर फिर इसके बाद लंग्स हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रांकाई राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा और जाके ओपन होता है, लंग्स सरफेस में ओपन होगा। यही लिखा है। लंग्स जो होता है सिचुएटेड होगा थोरैकिक चैम्बर में। और थोरैकिक जो चैम्बर होगा एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर मतलब क्या होता है? ना तो एयर अंदर जाएगा ना तो एयर बाहर निकलेगा। एयर टाइट चैम्बर मतलब यही होता है। यदि थोरैकिक जो चैम्बर होगा डार्सली मतलब पीठ के साइड होगा। डार्सली पीठ साइड में, डार्सली अगर समझिए तो समझा वो पीठ साइड होगा। अगर हम वेंट्रल कहेंगे तो या चेस्ट साइड को या चेस्ट सीनक साइड होगा, उसे वेंट्रल रीजन कहते हैं। और डॉर्सल रीजन जो होती है हमारे पीठ के जो रीजन होगा वो डॉर्सल रीजन होगा, पीछे का जो हिस्सा होगा। जो डॉर्सली में वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं और जबकि वेंट्रल रीजन में स्टर्नम होते हैं और लैटरल रीजन में रिब्स होते हैं। और लोअर सरफेस पे क्या होता है?
डायफ्राम होता है, और डायफ्राम का जो शेप होगा डोम शेप होगा। थोरेकिक चैम्बर किस चीज़ से बना होता है? फर्स्ट हमारा क्या होगा, देखिए डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और वेंट्रल साइड में स्टर्नम हो गया, लेटरल साइड रिब्स हो गया, और लोअर साइड में डायफ्राम हो गया। जैसे एनाटॉमिकल हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो थोरेक्स होते हैं, थोरेक्स के अंदर जो लंग्स होते हैं ये इस तरह सेटअप होते हैं। यदि थोरेकिक कैविटी में यदि कोई चेंज होता है, थोरेकिक कैविटी के वैल्यू में यदि कोई भी चेंज होगा, ये हमें चेंज कहाँ पर देखने मिलता है? पल्मोनरी कैविटी में या लंग्स कैविटी में हमें चेंज देखने को मिलता है। रिफ्लेक्शन हमें पल्मोनरी कैविटी या लंग्स कैविटी में देखने मिलता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखा स्पष्ट है, कैन नॉट डायरेक्ट अल्टर द पल्मोनरी वैल्यूम। हम डायरेक्ट पल्मोनरी वैल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक थोरेकिक कैविटी में कोई चेंज नहीं हुआ तब तक पल्मोनरी कैविटी में कोई चेंज हमें नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। टोटल 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक फिगर ड्रा करता हूँ, एक स्टेप वहाँ पर समझ आपको आ जाएगा। जैसे ये क्या होता है, लंग्स होते हैं, ये लंग्स हो गया। लंग्स, ये ब्लड होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इस तरह टिश्यू होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। ये क्या होगा, लंग्स हो गया, ये ब्लड हो गया, यहाँ सब क्या होता है, ब्लड भरे हैं, बरल, ये सब ब्लड हो गया, ब्लड हो गया। और ये क्या होता है, टिश्यू हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर का एयर लंग सरफेस में आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये पहला होता है, ब्रीथिंग इसे कहते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ पर एल्विलाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एल्विलाई होगा, और यहाँ से गैस ऐसे आएगा, ऑक्सीजन ऐसे आएगा एल्विलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ऐसे निकलेंगे एल्विलाई से, और यहाँ पर गैस का एक एक्सचेंज यहाँ पर भी देखने मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। फिर यही जो ऑक्सीजन होगा, ऐसे ऑक्सीजन आएगा, ऐसे ऑक्सीजन आएगा, फिर ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुँच जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यू पास पहुँच जाएगा। फिर इसके बाद सेल ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह ऐसे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकल के फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो हमारा पड़े लंग्स, फिर ब्लड, फिर इसके बाद टिश्यू। अब देखिए यही फिगर को हम यहाँ पर स्टेप दिया गया है। कौन कौन स्टेप है? पहला क्या होता है, ब्रीथिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होगा वो बॉडी के अंदर आएगा, और जो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको बाहर भेज दिया जाएगा, उसी को हम कहते हैं ब्रीथिंग। मतलब सिंपल समझिए, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज ही ब्रीथिंग कहलाता है। दूसरा क्या हम पढ़े थे, डिफ्यूजन गैसेज होगा किसके बीच, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड के बीच होगा, अभी हमने दिखाया था। तीसरा क्या होगा, अब यही गैस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और चौथा नंबर ये है, डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का बिटवीन द ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। चौथा नंबर ये होता है। फिफ्थ नंबर हमारा हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। अब सेल ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान, और जब इसके दौरान फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा, और वही हमें सेलुलर रेस्पिरेशन, हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। अब हम आपको स्ट्रक्चर बता दिए, एक बार हम आपको और स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। जिससे हमारा क्या होगा, देखिए लंग्स हो गया,
हमारा लंग्स हो गया, और लंग्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एल्विलाई हैं, और फिर इसके बाद ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर गैस के भी हमने पहला स्टेप हमारा ये था, दूसरा स्टेप हमारा ये था, एक्सचेंज हो रहा है एल्विलाई और ब्लड के बीच गैस का एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। देखिए जब यहाँ डिफ्यूजन होगा और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं, फिर यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। चौथा नंबर हमारा ये हो जाएगा। देखिए ब्लड और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन और आ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐसे जाएंगे, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन ने चौथा स्टेप है, पाँचवा स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। चौथा स्टेप ये हो जाएगा डिफ्यूजन, और पाँचवा स्टेप क्या होगा, वही ऑक्सीजन सेल यूज करेगा या टिश्यू यूज करेगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, या हम कहें सेल या टिश्यू यूज करेगा। पाँचवा नंबर ये है। फिर इसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फिर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा लंग्स, ये हमारा ब्लड हो गया, यहाँ पर सब ब्लड भले हैं और ब्लड वेसल्स हैं, और ये सब क्या है, टिश्यू हो गया। ये सब हमने टिश्यू बनाया है, ये हम सेल। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 स्टेप होते हैं। एक तो 2 स्टेज हमें देखने मिलेगा, एक तो इंस्पायरेशन होता है, दूसरा एक्सपायरेशन होगा। इंस्पायरेशन किसे कहते हैं? इंस्पायरेशन उसे कहते हैं, इंस्पायरेशन वह घटना होता है जिसे एटमॉस्फेयर का जो एयर होगा हम अपने बॉडी के अंदर लेके आते हैं, तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर एयर ड्राइन, यदि हम बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर हम एयर को हमारी जब इंटर होता है उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। यदि और दूसरा एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? यदि एल्वियोलर से एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है उसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। लंग्स के अंदर एयर अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। इसके मूवमेंट के लिए इसमें प्रेशर ग्रेडियंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच स्थापित होता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर का मूवमेंट होगा, इनसाइड भी जा सकता है लंग्स से और बाहर भी जा सकता है। और प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस। अब इंस्पायरेशन जो लंग्स, इंस्पायरेशन हम स्टार्ट करते हैं अब डिटेल। क्यों होता है इंस्पायरेशन? लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। और लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इंस्पायरेशन वाली घटना में लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा। इसका मतलब ये होता है कि लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर होना चाहिए। यदि लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर हो रहा है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, तो इंस्पायरेशन उसे हम कहेंगे। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में ये होता है कि जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपेक्षा। और जो ग्रेडियंट जो बन रहा है, जो ये ग्रेडियंट जो जनरेट हो रहा है, ये डायफ्राम और मसल्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। और जो ग्रेडियंट जनरेट होने का 2 कारण होता है, एक तो डायफ्राम और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब के बीच में पाया जाता है। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों क्या करते हैं? ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं। और इंस्पायरेशन जब इनिशिएट होगा तो क्या होगा? डायफ्राम में कांटेक्ट करेंगे। डायफ्राम कांटेक्ट मतलब डायफ्राम में फ्लैट आ जाएगा, फ्लैट शेप। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम ऐसे चपटा हो जाएगा। डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो थोरैकिक चैम्बर के जो वॉल्यूम होगा वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा।
और बढ़ने की वजह से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप मतलब बाहर तरफ खींचे चले जाते हैं। रिब्स और स्टर्नम बाहर तरफ खींचे चले जाते हैं। और इसी की वजह से जब रिब्स और स्टर्नम बाहर तरफ ऐसे खींचे चले जाते हैं तो क्या होगा, थोरैकिक चैम्बर के वॉल्यूम में जब इंक्रीज होगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, हम कहेंगे कि थोरैकिक जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर गया। और थोरैकिक वॉल्यूम का बढ़ना ही किसके समान होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम। हमने यही पहले बताया था, ये जब थोरैकिक वॉल्यूम का जो हमें चेंज होगा उसी के समान पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज दिखाई देगा। जब तक हम थोरैकिक वॉल्यूम में हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज नहीं दिखेगा। और जब पल्मोनरी वॉल्यूम में जब हमें इंक्रीज हो गया, स्वाभाविक बात है बाश लॉ के अनुसार अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि हमें लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन करना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, लंग्स के अंदर प्रेशर अगर कम होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा जो गैस का जो ट्रांसफ़र होगा वो हायर से लो तरफ होगा। बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, तो हायर प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट होगा। तो क्योंकि हम इंस्पायरेशन घटना चाहते हैं, लंग्स के अंदर हमारा एयर आए, तो हम इंस्पायरेशन में हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर लेस होना चाहिए। इंटरपल्मोनरी प्रेशर घटेगा, जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जब घटेगा और इसी की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब कम हो जाएगा तो हम कहेंगे लंग्स के अंदर हमारे एयर इंटर कर गया। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। अब हम एक्सपायरेशन बताते हैं आपको। यहाँ जो घटना स्टार्ट हो रहा है, इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपायरेशन किसे कहते हैं, एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम होगा और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्स अपनी अवस्था में आएंगे। डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो उसी समय डायफ्राम और स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब नॉर्मल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा हम कहेंगे थोरैकिक वॉल्यूम भी घट गया। और जब थोरैकिक वॉल्यूम हमें घट गया तो हम कहेंगे कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट गया, क्योंकि जब तक थोरैकिक वॉल्यूम में चेंज नहीं करेंगे तब तक पल्मोनरी वॉल्यूम में हमें चेंज नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिजल्ट ये हो गया कि अगर पल्मोनरी वॉल्यूम, अगर यदि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हम बढ़ाएंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब बढ़ेगा इसी की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा स्लाइटली एबव हो जाएगा। जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो लंग्स से जो एयर होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है एक्सपायरेशन। इस घटना को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है एक्सपायरेशन, क्योंकि हमें अंदर प्रेशर ज़्यादा रखना है लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम रखना है, क्योंकि गैस का जो ट्रांसफ़र होगा हायर प्रेशर से लो प्रेशर तरफ होगा। जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा, तो लंग्स से एयर निकल करके बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वही लिखा है कि जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा और लंग्स के अंदर हमारे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लंग्स से जो एयर होगा वो बाहर तरफ निकल जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। और ख़ास बात ये होता है ह्यूमन के अंदर इतना ज़्यादा क्षमता होता है कि वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? एडिशनल मसल्स की सहायता से, एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन की सहायता से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और एक हेल्थी ह्यूमन की हम बात करें, वो 12 से 16 टाइम पर मिनट ब्रीथ करता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है। यदि ब्रीथिंग मोमेंट हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा ब्रीथिंग मोमेंट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पायरोमीटर।
और स्पायरोमीटर द्वारा हम ये पता लगाया जा सकते हैं कि ब्रीथिंग मूवमेंट के दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इन्वॉल्व हुआ, हम इसका पता लगा सकते हैं। और स्पायरोमीटर की सहायता से हम क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, स्पायरोमीटर की सहायता से हम बीमारियों को पता लगा सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होता है, हम बीमारियों को पता लगाया जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। टाइडल वॉल्यूम इसमें पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम जो होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर, अथवा यहाँ पर और लिखा है और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे हमने नॉर्मल सांस लिया, एक बार जैसे हमने नॉर्मल सांस ले रहे हैं, इस जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं उसके दौरान जो एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा अथवा, और अथवा ये लिखा है यदि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन जब करते हैं उसके दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हम एक्सपायर करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। या नॉर्मल हम इंस्पायर करें या नॉर्मली हम एक्सपायर करें, उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू कितना होता है? 500 ml होता है। यदि कोई सा व्यक्ति हो वो 12 से 16 बार सांस लेता है, 12 से 16 टाइम सांस लेता है 1 मिनट में। यदि हम 12 का मल्टीप्लाई 500 से करें तो 6000 आएगा। यदि हम 16 का मल्टीप्लाई 500 में करें तो 8000 आएगा। तो ये लिखा है कि हेल्थी मैन कैन इंस्पायर अथवा एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से लेकर के 8000 ml एयर पर मिनट। यदि आपसे पर मिनट पूछा जाए, टाइडल वॉल्यूम में यदि पर मिनट पूछा जाए तो 6000 से 8000 ml होता है, या 6 लीटर से 8 लीटर एयर जो इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं पर मिनट टाइडल वॉल्यूम का 6000 से 8000 ml या 6 लीटर से या 8 लीटर होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका कहने का मतलब टाइडल वॉल्यूम तो हमने लिया ही लिया है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम आपने छोड़ दिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ये कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम छोड़ करके पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हम एब्डोमेन की सहायता से हम फोर्सफुली कितना तेज़ी से सांस हम ले रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थोड़ा सा अंतर होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जिस तरह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसी तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी यही कह रहा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब टाइडल वॉल्यूम आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा पर्सन कैन एक्सपायर बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप बहुत तेज़ी से सांस कितना निकाल सकते हैं अपने लंग्स के द्वारा। जब आप बहुत तेज़ी से लंग्स के द्वारा कितना एयर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 1000 से लेकर के 1100 ml होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेजिडुअल वॉल्यूम पूछा जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम किसे कहते हैं? आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, बहुत तेज़ी से आप सांस बाहर निकालिए, बहुत तेज़ी से आप एयर बाहर निकालिए। सांस नहीं निकालना है बहुत तेज़ी, क्योंकि आप मर जाएंगे। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बहुत तेज़ी से आप लंग्स द्वारा एयर निकालिए बाहर। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, इसके बाद जो लंग्स के अंदर जो एयर बचा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। आप बहुत तेज़ी से एयर निकालिए बाहर और इसके बाद जो लंग्स के अंदर एयर बचा होगा उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है 1100 से 1200 ml होता है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यदि हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में एडअप करें तो हमें पल्मोनरी कैपेसिटी मिलता है। और पल्मोनरी कैपेसिटी जो होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी होता है, मतलब बीमारियों का हम पता लगा सकते हैं इससे। कैसे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं?
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप नॉर्मल तरीके से आप एक्सपायरेशन करिए, मतलब नॉर्मल तरीके से आप एयर को बाहर निकालिए। फिर टोटल वॉल्यूम एयर का कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मल सांस छोड़िए, नॉर्मल एक्सपायरेशन करिए तो टाइडल वॉल्यूम गया। टाइडल वॉल्यूम जो एयर छोड़ने के बाद टोटल वॉल्यूम का जो एयर होगा, एयर का जो टोटल वॉल्यूम जितना हम इंस्पायर करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की जो वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, दोनों मिलाकर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी उसे हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करिए, जब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो अपने आप आ जाएगा, और इसके बाद जो एयर का जो टोटल वॉल्यूम कितना हम बाहर निकाल सकते हैं लंग्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का जो वैल्यू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप जिस नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम तो अपने आप निकल जाएगा। अब हम देखें कि लंग्स के अंदर कितना एयर बचा है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या क्या आते हैं, ERV प्लस RV, दोनों मिलाकर के FRC कहते हैं हम। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन ए आफ्टर ए फोर्स एक्सपायरेशन। वाइटल कैपेसिटी दो इसमें डिफिनीशन होगा। एक तो आप क्या करिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करिए, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा है, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कह रहा है। इसका समझिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहा है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद, जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का एयर कितना हम ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होगा ERV प्लस TB प्लस IRV, या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी का, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना करते हैं, उसे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक लाइन लिखा है, इसको आप विशेष समझिए। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, इसका मतलब क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ ब्रीथ आउट लिखा है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कितना हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना करते हैं, यही लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। यही तो लड़के नहीं समझ पाते हैं, स्टूडेंट यही समझने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यहाँ पर लिखा है फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद हम कितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी तीन चीज़ से मिलकर बना है, ERV प्लस TB प्लस IRV। और लंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? लंग कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। आप बहुत तेज़ी से आप सांस लीजिए तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जितना एयर का टोटल वॉल्यूम लंग्स के अंदर धारण किया रहेगा, एकोमोडेट माने धारण किया रहेगा, उसे हम कहते हैं TLC कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी में आएगा RV प्लस ERV प्लस TB प्लस IRV।
इसको आप सिंपल तरीके से याद करिए, एक इतना ERB प्लस IRB दोनों ए याद कर लीजिए और TB और प्लस RB, टोटल 4 वैल्यू होगा। या दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा टोटल TLC का वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वैल्यूम, दोनों चीज़ से मिलके TLC बनेगा। एक्सचेंज ऑफ गैस में रेस्पायरेशन के टोटल 5 स्टेप होते हैं, जिसमें से स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 हम एक्सचेंज ऑफ गैस में पढ़ाएंगे। और जो रेस्पायरेशन का जो तीसरा स्टेप होगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में पढ़ेंगे। जो 5वां स्टेप होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे। जो रेस्पायरेशन का जो स्टेप नंबर 2 है उसमें एल्वलाई और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा। जो स्टेप नंबर 4 है वो टिश्यू और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा। जैसे एल्वलाई जो होता है वो प्राइमरी साइट होगा गैस के एक्सचेंज के लिए, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा एल्वलाई और ब्लड के बीच में। और जो स्टेप नंबर जो 4 होगा टिश्यू और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा। इसका मतलब दो जहाँ गैस का एक्सचेंज हमें देखने में मिलेगा, एक एल्वलाई साइड पे और दूसरा टिश्यू साइड पे होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा गैस का एक्सचेंज होगा। और सिंपल डिफ्यूजन जो होता है मेनली 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज और तीसरा हो जाएगा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और यही तीनों जो फैक्टर होंगे, चाहे प्रेशर हुआ, चाहे सॉल्बिलिटी हुआ, चाहे थिकनेस, यही डिफ्यूजन के रेट को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर पढ़ने से पहले पार्शियल प्रेशर होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पार्शियल प्रेशर जैसे कोई एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर बहुत सारे गैस भरे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया और ऑक्सीजन गैस हो गया। कहते हैं जो कंपार्टमेंट, इस जो मिक्सचर ऑफ गैस है इसके द्वारा जो प्रेशर लगता है इस वाल पे, टोटल प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कोई इंडिविजुअल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है जो वाल पे जो प्रेशर लगा रहा है, इस प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह जो नाइट्रोजन इस दीवार पे जो प्रेशर लगाता है इस प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो दीवार पे प्रेशर लगा रहा है उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं जो मिक्सचर ऑफ गैस में से जो एक गैस का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है, कितना प्रेशर दीवार पे लग रहा है एक गैस की वजह से, मिक्सचर ऑफ गैस में से एक गैस का जो कितना प्रेशर दीवार पे लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे यहाँ पार्शियल प्रेशर के बारे में डिफिनीशन लिखा है, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। कहते हैं मिक्सचर ऑफ गैस में से कोई एक गैस का कितना प्रेशर लग रहा है उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के लिए PO2 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है इसके दो जहाँ डिफ्यूजन होता है, एक तो एल्वलाई साइड होगा और दूसरा क्या होता है टिश्यू साइड होगा, जैसे चार्ट में दिया गया है। दो जहाँ में डिफ्यूजन मिलेगा और रेस्पिरेटरी जो गैस होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ऑक्सीजन के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर की जो वैल्यू होगा 159 mmHg होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो वैल्यू होगा 0.3 होगा। दो जहाँ हमें डिफ्यूजन देखने मिलेगा, एक तो एल्वलाई साइड पे, ये जो साइड होगा एल्वलाई वाला साइड होगा, और ये जो साइड होगा हम अपने आप को किनारे शिफ्ट करते हैं, और ये जो साइड होगा एल्वलाई का जो साइड होगा एल्वलाई का साइड है, और ये जो साइड है टिश्यू का साइड होता है, ये टिश्यू का साइड है। और एल्वलाई के साइड में एल्वलाई और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा, और टिश्यू के साइड में ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस का एक्सचेंज होगा। अब ऑक्सीजन के लिए जो एल्वलाई में उसकी वैल्यू होता है 104 होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का वैल्यू 40 होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो वैल्यू होगा 95 होगा और टिश्यू में 40। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वलाई में 40 होगा वैल्यू, और जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि गंदगी है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वैसे गंदा चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड गंदगी में ज़्यादा पाया जाएगा,
इस तरह दिमाग में आप ये रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्ध ब्लड होता है, इसमें 40 पाया जाएगा, और टिश्यू में अशुद्ध ब्लड पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, तो 45 हो जाएगा। और जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट मीन्स क्या होगा, गैस का ट्रांसफ़र हाई टू लो होगा। ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो। ऑक्सीजन का जब भी डिफ्यूजन होगा वो हमेशा एल्वलाई से ब्लड तरफ होगा, एल्वलाई से ब्लड तरफ होगा, क्योंकि जो एल्वलाई का ऑक्सीजन हो, एल्वलाई में जो ऑक्सीजन होगा उसकी वैल्यू 104 होगा, और जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो वैल्यू 40 होगा, इसलिए हाई टू लो होगा। यहाँ से ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा या ग्रेडियंट होगा एल्वलाई से ब्लड तरफ होगा। और दूसरा जो डिफ्यूजन हमें देखने मिलेगा या ग्रेडियंट देखने मिलेगा, दूसरा जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा वो ब्लड से टिश्यू तरफ होगा, 95-40 तरफ होगा। ये जो इस तरह जो दिख रहा है ऊपर जो वैल्यू हमने इंडिकेट किया है गोले के अंदर, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है, और जबकि टिश्यू के अंदर जो एल्वलाई के अंदर एल्वलाई ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टिश्यू से ब्लड तरफ जाएगा, हमेशा ग्रेडियंट हाई से लो तरफ जाएगा, और जबकि ब्लड से एल्वलाई तरफ जाएगा। ये चार जो वैल्यू होगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यही वैल्यू आपको याद करना है, क्योंकि सही बात है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई में 40 और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यू में 45 होगा। 40-45 आपको याद करना है। और जबकि डिफ्यूजन हमेशा हाई से लो होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होगा टिश्यू से ब्लड तरफ होगा और ब्लड से एल्वलाई तरफ होगा। दो साइड होगा, एक तो टिश्यू से ब्लड और दूसरा क्या होता है ब्लड से एल्वलाई। एक कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन दिखा रहा है। अब चलिए थ्योरी मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो दो साइड होगा डिफ्यूजन के लिए, पहला साइड एल्वलाई, दूसरा साइड हो जाएगा टिश्यू। एक क्लियरली डाटा मेंशन किया गया कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होगा ऑक्सीजन का वो एल्वलाई से ब्लड तरफ जाएगा और ब्लड से टिश्यू तरफ जाएगा। ये हमने बताया था, एल्वलाई से ब्लड तरफ जाएगा और ब्लड से टिश्यू तरफ जाएगा। सिमिलरली उसी समान अगर हम देखें ग्रेडियंट, सिमिलरली उसी समान यदि हम टिश्यू साइड में हम देखें तो अपोजिट डायरेक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली उसी प्रकार हम देखें, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होगा वो टिश्यू से ब्लड तरफ जाएगा और ब्लड से एल्वलाई तरफ आएगा। यही हमने अभी दिखाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो ट्रांसपोर्ट होगा वो देखिए टिश्यू से ब्लड तरफ जाएगा और ब्लड से एल्वलाई तरफ जाएगा। और जो सॉल्युबिलिटी की यदि हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो 20 से 25 गुना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा ऑक्सीजन की तुलना में। और जो पर यूनिट डिफरेंस होगा पार्शियल प्रेशर का, ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होता है। अब हम थर्ड बात करें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जो तीनों लेयर होता है, एक स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेओलर वॉल का, दूसरा जो ब्लड कैपिलरी का जो एंडोथेलियम होता है, और बेसमेंट सबस्टेंस, तीनों लेयर मिला करके हम क्या कहते हैं? इसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो 3 मेजर लेयर से बना होता है। पहला हो जाएगा थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, और दूसरा हो जाएगा एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी, और तीसरा हो जाएगा बेसमेंट सबस्टेंस। और जो बेसमेंट सबस्टेंस होगा कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरीज इन बिटवीन देम। कहते हैं कि जो बेसमेंट जो सबस्टेंस होगा दोनों लेयर के बीच में पाया जाएगा। एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेओलर वॉल का, और दूसरा का था एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उन दोनों के बीच में क्या होगा? बेसमेंट सबस्टेंस पाया जाएगा, दोनों की बीच में पाया जाएगा। यही लिखा है इंग्लिश में। और जो तीनों लेयर यदि हम मिला के देखें, जो तीनों लेयर चाहे स्क्वैमस एपिथेलियम हो, चाहे ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम हो, चाहे बेसमेंट सब, तीनों मिला करके टोटल थिकनेस यदि हम देखें, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होगा लेस देन 1 मिलीमीटर होगा। कई बार नीट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं।
और जितने भी फैक्टर होंगे, जो तीनों हमने फैक्टर पढ़ा है, जितने भी फैक्टर होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन एल्बिलाई से टिश्यू तरफ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन होगा वो टिश्यू से एल्बिलाई तरफ होगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पर हम नज़र डालें एक बार, क्योंकि जो ऑक्सीजन का देखिए ये एल्बिलाई है, ये तो एल्वियोलर कैपिलरी है। जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हमेशा क्या होगा, एल्बिलाई से क्या होगा, ब्लड तरफ जाएगा। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो डिफ्यूजन होगा वो हमेशा एक कार्बन डाइऑक्साइड के जो डिफ्यूजन होगा वो ब्लड से एल्बिलाई तरफ जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर पे हम नज़र डालें, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर आपको नेमिंग करवाया जाएगा। एक स्ट्रक्चर हम आपको ऐसे और बना रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से स्ट्रक्चर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर और दोनों में क्या अंतर है। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये क्या होगा, हमारा लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, और लंग्स से क्या होगा, और लंग्स से ऐसे ये हमारा लंग्स हो गया। स्ट्रक्चर मैं ये रिलेट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। और ये क्या होगा, ब्लड कैपिलरी हो जाएगा। ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड ऐसे भरे हैं, और यहाँ पर कहते हैं सेल या टिश्यू होगा, या टिश्यू या सेल है। ये क्या होता है, लंग्स हो गया। और ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स या, और इसके अंदर जो ब्लड भरे हैं। और ये क्या होगा, टिश्यू हो गया। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, जो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि जो गैस का डिफ्यूजन ऐसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ऐसे आएगा, ऑक्सीजन ऐसे आएगा, फिर ऑक्सीजन इस तरह आएगा, लंग्स में जो एल्बिलाई है यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूज होकर के ब्लड में आएगा, और ब्लड से क्या कहते टिश्यू में जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो हमने ट्रांसपोर्ट दिखाया है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दिख रहा है। और इसके बाद क्या होगा, सेल ने ऑक्सीजन के यूज कर दिया, फिर इसके बदले में टिश्यू ने क्या होगा, ऑक्सीजन उत्पन्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इसके बाद एल्बिलाई में जाएगा, एल्बिलाइज होते हुए ऐसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। ये जो डिफ्यूजन यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन दिखा रहे हैं। यही स्ट्रक्चर को रिलेट करवा रहा हूँ मैं इससे। यहाँ जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इंस्पायर हो रहा है एयर, एल्वियोलर कैविटी में, एल्वियोलर जो एयर होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होगा। ऑक्सीजन ऐसे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए सिस्टेमिक आर्टरी में आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, टिश्यू के पास जाएगा, फिर टिश्यू, फिर इसके बाद यहाँ हुआ, देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कम होगा। यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। फिर यहाँ पर देखिए ब्लड में दोनों होगा, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होगा और गंदगी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। यदि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें गंदगी ज़्यादा होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। यहाँ पर देखें, और यहाँ पर देखिए कार्बन, क्योंकि गंदा ब्लड है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह होते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा एयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर सिर्फ इसका नेमिंग आपकी नीट में है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप होते हैं, जो हमने पहला स्टेप पढ़ लिया, दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप, अब बचा हमारा तीसरा स्टेप और 5वां स्टेप। जो तीसरा स्टेप होगा हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो तीसरा स्टेप होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में पढ़ेंगे। जो 5वां स्टेप होगा हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमेशा ब्लड के द्वारा ही होता है। ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जिसमें से 97% जो ऑक्सीजन होगा वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होगा 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उसी के थ्रू होता है, 97%। और जबकि 3% जो ऑक्सीजन होगा, 3% जो ऑक्सीजन होगा वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। कार्बन डाइऑक्साइड
20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, और जबकि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि ऑक्सीजन का 2 तरीके से होता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा तो जैसे ब्लड ही होता है, सबको देखिए कोई भी गैस होगा, ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो क्या करता है, यदि ऑक्सीजन है उसको एल्वेलाइज से टिश्यू तक लेके जाएगा। ब्लड के माध्यम, ब्लड एक ऐसा माध्यम होता है जो ऑक्सीजन को टिश्यू एल्वेलाइज लेके टिश्यू तक लेके जाएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्लड एक ऐसा माध्यम होता है जो टिश्यू से एल्वेलाइज तक लेके आता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जैसे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, जैसे ये मान लीजिए आरबीसी स्ट्रक्चर है। आरबीसी जैसे कपड़े की जो थैला मान लेते हैं हम, एक कपड़े का थैला हम बना लेते हैं छोटा सा, इसे आरबीसी मान लेते हैं। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का ऐसे चूर्ण पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का ऐसे चूर्ण पाया जाता है। फिर कहीं भी अगर यदि आप इसको पानी में उठा कर रखेंगे, कपड़े की जो थैला है यदि हम पानी में उठा रखते हैं, पूरा कपड़ा हमारा लाल कलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन जो होता है लाल कलर होता है, चूर्ण इसमें पाए जाएंगे। बस यही हमारे सिस्टम ही होगा। ब्लड मान ले, हम पानी मान लेते हैं, पानी को हम ब्लड मान लेते हैं, और जो आरबीसी, जो कपड़े के जो थैला हमने बनाया वो आरबीसी है, और जो हमने चूर्ण बताया वो हीमोग्लोबिन है। तो उठा के जैसे ब्लड में रखेंगे तो ब्लड इसलिए हमारा लाल कलर होता है, यही कारण होता है। जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं जो प्रत्येक जो एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। और जो हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन, जो इनका जो बाइंडिंग होगा मुख्य रूप से रिलेट कर दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा। और जब पार्शियल प्रेशर, जब बाइंडिंग ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जब बाइंडिंग हुआ तो उस समय इसका जो मेजर फैक्टर जो होगा अफेक्ट डालेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और हाइड्रोजन आयन होगा, और टेम्परेचर होगा। 3 ही जो फैक्टर होते हैं जो बाइंडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं या इंटरफेयर करते हैं। भाई सही बात है, क्योंकि हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे हीमोग्लोबिन को हम मान लेते हैं मम्मी, हीमोग्लोबिन को हम मम्मी मान लेते हैं, और ऑक्सीजन को हम क्या मान लेते हैं, छोटा बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ा बेटा। जब छोटा बेटा मम्मी की गोद में बैठेगा तो जलन किसको हो रहा है, बड़े बेटे को हो रहा है। जब बड़ा बेटा मम्मी की गोद में बैठेगा तो छोटा बच्चा दुश्मन इसका होगा। यही ये कॉन्सेप्ट हमें थ्योरी दिमाग में रखना है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो इसका दुश्मन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बड़े बेटे के साथ, मम्मी हीमोग्लोबिन नाम की जो मम्मी होगा कार्बन डाइऑक्साइड बड़े बेटे के साथ जब जुड़ेगी, अपनी गोद में बैठाएगी, तो उस समय इसका जो दुश्मन होगा, जो छोटा भाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। बस यही हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, वही हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। यहाँ पर क्या है लिखा है, यदि हम परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का प्लाट हम करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो हमें सिग्माइड कर्व प्राप्त होता है। और जो सिग्माइड जो कर्व होगा, ये सिग्माइड कर्व है, और ये जो सिग्माइड कर्व है वाई एक्सिस में क्या होगा, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और जबकि एक्स एक्सिस में हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। उनके बीच जो कर्व हमें प्राप्त होता है सिग्माइड कर्व प्राप्त होता है। और सिग्माइड कर्व कैसा शेप होता है, एस शेप होता है। काफ़ी ज़्यादा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कर्व हमें प्राप्त होता है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व कहते हैं। जो हमें कर्व प्राप्त, जो ये ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन जो कर्व होता है, ये हमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग हो रहा है, इसके फैक्टर का क्या प्रभाव के बारे में हमें पता लगाया जा सकता है कि
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव डालता है, हाइड्रोजन आयन का क्या प्रभाव डालता है और टेम्परेचर का क्या प्रभाव डालता है, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है। सही बात है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन नाम की जो मम्मी, ऑक्सीजन जो छोटा बेटा जब अपनी गोद में बैठाएगा तो उसका दुश्मन होगा बड़ा भाई। तो बड़ा भाई कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन आयन होगा और टेम्परेचर होगा। अब हम एल्वेलाइक साइड में अगर देखें, यदि हम एल्वेलाइक साइड में हम देखें, एल्वेलाइक साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, 104 mmHg होगा, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो हम कह रहेंगे कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जहाँ पर लो होता है और वहाँ पर पीएच ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन और पीएच दोनों इनवर्स रिलेशन होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा और पीएच ज़्यादा होगा तो ये सब होते हैं फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ये सब जितने भी फैक्टर होते हैं, यदि हाई ऑक्सीजन होगा पार्शियल प्रेशर और जबकि लो कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर होगा, लेसर हाइड्रोजन आयन होगा, लोअर टेम्परेचर होगा और पीएच हायर होगा, तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए फैक्टर ये फेवरेबल होंगे। और जबकि टिश्यू साइड में यदि हम टिश्यू साइड में हम देखें, इन सब का पूरा उल्टा हो जाता है। टिश्यू साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन लो हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर छोटा बेटा मम्मी गोद में नहीं बैठेगा। बस ये दिमाग को रखिए, टिश्यू साइड में छोटा जो ऑक्सीजन मतलब नाम का जो छोटा बेटा होता है, हीमोग्लोबिन नाम की मम्मी की गोद में नहीं बैठेगा। टिश्यू साइड में बड़ा बेटा मम्मी की गोद में बैठेगा तो उस समय इसका दुश्मन होगा छोटा भाई। तो टिश्यू साइड में क्या होगा, लो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होगा और जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हाई होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हायर टेम्परेचर होगा। यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उस समय क्या होगा, पीएच कम होगा। ये टिश्यू साइड में होगा। और जब टिश्यू साइड में क्या होगा, जो ऑक्सीजन मम्मी की गोद में बैठा था, अब यहाँ पर क्या होगा, डिसोसिएशन। अब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टिश्यू साइड में क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाएगा। जब ये डिसोसिएशन हो गया, ये हमें बताता है कि ये हमें क्लियर करता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन लंग सरफेस या एल्वेलाई में जाके जुड़ता है। कहने मतलब जो छोटा बेटा मम्मी की गोद में एल्वेलाई में जुड़ जाता है और जैसे टिश्यू साइड में पहुंचता है तुरंत अब मम्मी अपने गोद से छोटे बेटे को उतार देती है टिश्यू साइड में। उस समय क्या होगा, जो बड़ा बेटा है वो अपनी मम्मी की गोद में बैठ जाएगा। वही लिखा है, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से एल्वेलाई या लंग सरफेस पे, और जबकि टिश्यू साइड में डिसोसिएट कर दिया जाएगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, मम्मी अपनी गोद से बेटे को अपने उतार देता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि एवरी 100 ml प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया जाएगा अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन। कहने का मतलब है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को दे दिया जाएगा नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन के लिए। और हम ये समझते हैं कि 100 ml जो ऑक्सीजन होगा उसमें 20 ml जो होता है ऑक्सीजन होता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा, उसमें से 5 ml जो ऑक्सीजन होगा वो टिश्यू को दे दिया जाएगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में जो 20 से 25% जो इसमें देखिए 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ता है तो जाके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये बॉन्डिंग रिलेट कर दिया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। और उस समय मेजर, क्योंकि जब हमने यही बताया था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा बेटा है और हीमोग्लोबिन नाम की मम्मी है, जब बड़ा बेटा अपने मम्मी की गोद में बैठेगा उस समय उसका दुश्मन छोटा भाई होगा। यहाँ पर वही लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो मेजर फैक्टर होगा, उस समय जो छोटा भाई सबसे ज़्यादा इसका दुश्मन होगा कि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बाइंडिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर फैक्टर होता है जो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बाइंडिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि हम टिश्यू साइड में हम देखें, टिश्यू साइड में हम बात करते हैं, टिश्यू साइड में क्या होगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा 45 होगा, जबकि टिश्यू साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। अब यही कारण है, जब टिश्यू साइड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल और जाके हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड साथ बाइंड कर जाता है, हीमोग्लोबिन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाता है। और जबकि एल्वेलाई साइड में यदि हम देखें, एल्वेलाई साइड में छोटा बेटा मम्मी की गोद में बैठेगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन साथ बाइंड करता। क्यों? क्योंकि जो होती है एल्वेलाई साइड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है। और यही कारण है कि टिश्यू एल्वेलाई साइड आते ही जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि एल्वेलाई साइड आते ही कार्बन डाइऑक्साइड मम्मी की गोद से अलग हो जाता है। यही कारण होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका डिसोसिएशन हो जाता है एल्वेलाई की साइड में। और एल्वेलाई साइड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के पास पहुंच जाएंगे, तो रेस्पिरेशन में एक्सपायरेशन स्टेप द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करेगा टिश्यू साइड पे और जाके एल्वेलाई में उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। और आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज स्मॉल क्वांटिटी में प्लाज्मा में पाया जाता है। और कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा H2CO3। अब यही H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को उपस्थित में बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगा। अब यही जो बाइकार्बोनेट के रूप में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 70% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अब ये लिखा है कि टिश्यू साइड में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। वही हमने बता रहा हूँ बार बार, टिश्यू साइड पे क्या होगा, बड़ा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हीमोग्लोबिन मम्मी की गोद में जाके बैठ जाएगा। और टिश्यू साइड में वही लिखा है, टिश्यू साइड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ड्यू टू द कैटाबोलिज्म की वजह से टिश्यू साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। और यही कारण होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चले जाते हैं आरबीसी और प्लाज्मा में, और जाके कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी और प्लाज्मा में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों आपस में रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाएंगे और हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। अब जबकि एल्वेलाई की साइड में यदि हम देखें, एल्वेलाई की साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है और ये रिएक्शन होगा तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। एल्वेलाई साइड में क्या रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, रिएक्शन ये रिवर्स हो जाएगा। अब यही बाइकार्बोनेट जो आयन प्लस हाइड्रोजन आयन चेंज हो जाएगा H2CO3 में, फिर H2CO3 चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। एल्वेलाई साइड में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यही लिखा है, एल्वेलाई साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, रिएक्शन प्रोसीड द अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे। और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू साइड से बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैप होता है और एल्वेलाई में जाकर रिलीज कर दिया जाएगा। अभी हमने ये भी बताया था कि टिश्यू में बाइकार्बोनेट के रूप में, यही हमने दिखा रहे स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए टिश्यू साइड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैप हो रहा है, फिर कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा H2CO3। एल्वेलाई साइड में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यही लिखा है थ्योरी में, यही लिखा है कि एल्वेलाई साइड में क्या, यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रैप कर जाएंगे टिश्यू लेवल पे और इनको एल्वेलाई में पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के एक्सपायरेशन स्टेप द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। कहते हैं कि जो एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई को दे दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में कई बार पूछा गया है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई को डिलीवर कर दिया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ह्यूमन में एक न्यूरल सिस्टम होता है, स्पेशली हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम की मैकेनिज्म पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम की मैकेनिज्म के द्वारा हम रेस्पिरेटरी रिदम को हम क्या करते हैं, मेंटेन और मॉडरेट माने संतुलित, मेंटेन और मॉडरेट या संतुलित भी कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है जो मेडुलर रीजन में होता है। और रेस्पिरेटरी रिदम जो सेंटर होगा ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है। एक अनादर जो सेंटर होगा हमारे ब्रेन के पोन्स रीजन में पाया जाता है, ब्रेन के पोन्स रीजन में पाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम ये होता है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उनके फंक्शन को मॉडरेट करता है। खास बात ये होता है रेस्पिरेटरी रिदम जो सेंटर उनके फंक्शन को मॉडरेट करता है पोन्स। और जब कोई न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल जब आता है तब क्या करता है कि जो इंस्पायरेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसे रिड्यूस कर देता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से जब कोई न्यूरल सिग्नल आता है तो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को काफ़ी कम कर देता है, जिससे क्या होगा एक्सपायरेटरी रेट में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने मिलेगा। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट में अगर 12 से 16 बार सांस लेता है, अब वही 1 मिनट में व्यक्ति 50 बार सांस लेगा, बहुत तेज़ी से सांस लेगा। सांस लेने से फ़ायदा होगा जो गंदगी होगा बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ये इसका रीजन होता है। और कीमो सेंसिटिव एरिया के बारे में हम बात करते हैं। कीमो जो सेंसिटिव जो एरिया होता है ये रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में पाया जाता है। जो कीमो सेंसिटिव जो एरिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन यदि इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो कीमो सेंसिटिव जो एरिया होगा तुरंत वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिवेट होगा तुरंत सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास, कहेगा मालिक मालिक तुरंत इसको, क्योंकि मालिक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है और कीमो सेंसिटिव जो एरिया होगा रिदम सेंटर पास सूचना लेके आएगा, कहेगा कि तुरंत इसका रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इस तरह एडजस्टमेंट करिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को हम एलिमिनेट कर सकें। और एक दूसरा रिसेप्टर हम आपको बताते हैं, एओर्टिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी। कैरोटिक आर्टरी जो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई करता है, एओर्टिक आर्च और कैरोटिक जो आर्टरी होता है इससे एक रिसेप्टर, यहाँ पे एक रिसेप्टर पाया जाता है। ये जो कैरोटिक आर्च और एओर्टिक आर्च और कैरोटिक आर्टरी में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कि अगर कोई सा भी कंसंट्रेशन इनका चेंज होगा तुरंत ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ये रिसेप्टर तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे तुरंत ये न्यूरल सिग्नल भेजेंगे, रिदम सेंटर पास भेजेंगे और तुरंत उनको रेमेडियल एक्शन तुरंत एक्शन लिया जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जा सके। यदि हम ऑक्सीजन का रोल हम देखें, क्योंकि देखिए हम जब रोल हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रोल देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो रोल होता है रेस्पिरेटरी रिदम में इनसिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है एक डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग काजिंग, इसमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हुइजिंग घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। घड़घड़ाहट की जो आवाज़ आने की वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांकाई और ब्रांक्यूल, जो घड़घड़ाहट की जो आवाज़ आ रही है इसका कारण ये होता है सूजन आ जाता है। ब्रांकाई और ब्रांक्यूल में क्या होता है सूजन आ जाता है। एम्फाइसीमा देखिए नीट में कई बार क्वेश्चन, हर साल नहीं एम्फाइसीमा से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एम्फाइसीमा क्या होता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, काफ़ी लंबे समय के बाद बीमारी होती है। आज हम सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं तुरंत हमें एम्फाइसीमा बीमारी नहीं होगा। हम सिगरेट जब पियेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद क्या होगा, हमें एम्फाइसीमा बीमारी स्टार्ट हो जाएगा। क्रॉनिक डिसऑर्डर होगा, बहुत लंबे समय के बाद बीमारी आती है, बीमारी हो जाता है। जब हम सिगरेट पीते जा रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, एक दिन सिगरेट हमें पीने लग जाता है तो यही देखिए एम्फाइसीमा बीमारी हो जाती है सिगरेट पीने वाले को। तो क्या होगा, एल्वियोलर जो वाल होता है वो डैमेज हो जाता है, और एल्वियोलर वाल डैमेज होने की वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी जो सरफेस होगा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जो भाई इलास्टिक नेचर होगा वो घट जाएगा। और एम्फाइसीमा का मेजर काज होगा सिगरेट स्मोकिंग, जो सुट्टा मारते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। एम्फाइसीमा बीमारी उनको हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी भर झेलेंगे। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा बीमारी होता है। एक लास्ट में हम आपको बीमारी बता रहे हैं ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा ORD जो होती है कुछ इंडस्ट्री में होता है, सर्टेन इंडस्ट्री में होता है। जैसे जहाँ पर स्टोन का पिसाई होती है, स्टोन को तोड़ा जाता है, स्टोन ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग जहाँ पर होता है, वहाँ पर इतना डस्ट उड़ता है जहाँ पर
स्टोन की पिसाई होती है, पत्थर यहाँ पिसाई होती है और जहाँ पर इसे तोड़ा जाता है इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है, उसकी डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है तो हमारी बॉडी इन डस्ट को झेल ही नहीं पाती है। जब इन डस्ट को झेल ही नहीं पाता है तो क्या होगा, लंबे समय तक यदि एक्सपोजर होता रहेगा तो हमारे लंग्स में क्या होता है, सूजन आ जाता है। सूजन की वजह से क्या होगा, फाइब्रोसिस नाम का बीमारी हो जाता है। फाइब्रोसिस जब हो गया तो क्या होगा, लंग्स क्या होता है, डैमेज हो जाएगा। लंग्स डैमेज हो गया तो आदमी ऊपर चला जाएगा। तो यही कारण है कि ORD जो डिसऑर्डर होगा, अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मास्क लगाइए। आप मास्क लगा के पत्थर को तोड़ाई करिए। ORD का एग्जाम्पल होता है सिलिकोसिस। ORD का एग्जाम्पल होता है सिलिकोसिस। एक बार नीट में ये भी क्वेश्चन आ गया, ORD का एग्जाम्पल होता है सिलिकोसिस। ORD की एग्जाम्पल होता है सिलिकोसिस। अब समरी में कुछ खासकर कुछ बचा नहीं है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर हम 18 पढ़ाएंगे NCERT का, यूनिट 5 फिजियोलॉजी का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इसका हम पॉडकास्ट सीरीज भी शूट करेंगे, तो उसमें हमारा ऑडियो सीरीज होगा। वहाँ पर ऑडियो सीरीज आप जाके सुन भी सकते हैं। जल्दी हमारा ऑडियो सीरीज आने वाला है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। सभी चैप्टर, जितने हम चैप्टर पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर का हम ऑडियो सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। इस ऑडियो सीरीज ये फ़ायदा होगा आपको, कहीं पर आप जा रहे हैं, आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। चल भी रहे हैं, आपका तैयार भी हो रहा है। तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना जो चैप्टर नंबर 18 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको पूरा कंप्लीट NCERT 11 और NCERT 12 पूरी कंप्लीट ऐसे बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये हमारा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा हम आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। बाय बाय।